उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा चल रही है। इसमें ये चौथा पेपर था आज। तीसरा पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज। तो चौथे पेपर में देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें भी और पेपरों की तरह 200 नंबर, ये 200 अंक का पेपर होता है। तो इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन 125 वर्ड्स में लिमिट में लिखने होते हैं और बाद के 10 क्वेश्चन जो है 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं। सभी क्वेश्चन इसमें जो है कंपलसरी होते हैं, यानी कि अनिवार्य होते हैं। कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं सकते हैं आप। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है इसमें। तो देखिए इस पेपर की सबसे खास बात यह है कि इसका कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होता मार्केट में जो क्या हूबहू आपको सब कोचिंग एक से बना के दे दें। तो इसमें कुछ चीज़ ऐसी हो सकती हैं कि मतलब लगेगा नहीं कि हाँ ये बंदे ने आंसर गलत लिख दिया और इसने थोड़ा सा इसमें लेवल में लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें आपको आंसर में अपने खुद के रियल एग्जाम्पल भी डालने होते हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड एग्जाम्पल, कुछ आपने जो एग्जाम्पल निकाले बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है या फिर मूवीज़ में से निकाले हैं कुछ चीज़ें, तो आप उनको भी यहाँ पर डाल सकते हैं और अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि देखिए नैतिक, पहला क्वेश्चन है नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं, यानी कि मोरल इंसाइट से आप क्या समझते हैं। और तो दूसरा पार्ट है इसका, लोक सेवकों को नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है। तो कोई भी निर्णय लेते हुए आप वाइज तरीके से निर्णय नहीं ले सकते, क्या सही है क्या गलत है भाई, ये आपके नैतिक अंतर्दृष्टि बताती है, यानी कि मॉरल इंसाइट बताती है। तो अब देखिए किस तरीके से लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो उसके आप अलग अलग टाइप से डायमेंशन बना के इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें आप देखिए इंट्रोडक्शन को आप इसे या तो डिफाइन कर सकते हैं कि नैतिक अंतर्दृष्टि होती क्या है। दूसरा ये कि कोई कोटेशन देके आप बता सकते हैं। तीसरा ये कि कोई आप एग्जाम्पल देके इसको समझा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे कि लोक सेवकों की ये नैतिक परिस्थिति में किस प्रकार ये सहायक होते हैं। तो इसमें भी कई टाइप के आप एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर सकते हैं एग्जामिनर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो देखिए अब लोग जो कहते थे ना कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फ़ायदा, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता उसमें नज़र आता, क्योंकि आपका जो आंसर है वो और लोगों के आंसर से एकदम डिफरेंट हो जाता है। जब आप रियल एग्जाम्पल डालोगे न्यूज़पेपर से निकाल के या कुछ मूवीज़ से निकाल के, कुछ अच्छी सी बुक से निकाल कर आप एग्जाम्पल डालोगे तो आपके रियल एग्जाम्पल थोड़े अलग होंगे। वो जो रटे रटाए आंसर से अलग आपका आंसर बनेगा फिर वो। नेक्स्ट है सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण करना है। एक तो सेवा भाव यानी कि स्पिरिट ऑफ सर्विस, दूसरा दृढ़ विश्वास का साहस। तो ये देखिए इसमें कुछ टर्म एनालॉजी है, तो उनको आपको अपना नोट्स जब बनाएं तो उनको स्पेशली अलग लिख लें और सबके एग्जाम्पल भी अलग अलग सेट करें। कभी होता क्या है कि सेम हूबहू आंसर आप लिख देते हैं वहाँ पे जाके, सबका मतलब अलग अलग होता है। देखिए सेवा भाव का आपको एग्जाम्पल अलग लगाना है, दृढ़ विश्वास का साथ इसका एग्जाम्पल अलग लगाना है ना। तो ऐसे जो एग्जाम्पल हैं आप तो उनको उन्हीं में सेट करें जहाँ पे आपने बना के रखे हुए हैं वो। तो इससे हो क्या, अभी ये एग्जाम्पल निकलेंगे कहाँ से, ये एग्जाम्पल निकलेंगे न्यूज़पेपर से, ये एग्जाम्पल निकलेंगे टॉपर्स की कॉपी से निकाल सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पे वो रटे रटाए हो जाते हैं, वो सारे लोग वहीं से निकालते हैं वो, ठीक है ना। कुछ मूवी से भी निकाल सकते हैं आप अगर आपको अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। अब इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका बतानी है। बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि मूल्यों के निर्माण में समाज की और परिवार की क्या भूमिका है। तो कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं जो परिवार के बेस पर डेवलप होते हैं, कौन कौन से मूल्य हैं जो सामाजिक स्तर पर डेवलप होते हैं। तो उन मूल्यों को 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे बता सकते हैं, उसको फिर उनके बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र, अब ये पॉइंट है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र समय की मांग है। तो आपको पहले ये डिफाइन करना है अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र क्या होता है और किस तरीके से ये वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता लाने में मदद कर सकता है। तो इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी थी आपको, तो यहाँ पे इजीली कर सकते थे इसको। तो इन वर्ड्सों पर आप खासकर ध्यान रखना। तो इनको हम एक स्पेशली अलग से क्लास लेकर समझा देंगे। अगर ये क्रिटिकली एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिखेंगे, डिस्कस करना है तो क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब करना है तो क्या लिखेंगे, ठीक है। और हिंदी माध्यम में अधिकतर बच्चों की ये डिफिकल्टीज आती है कि भाई वो उनको समझ में नहीं आता कि लिखना क्या है इसमें, वो सेम सा आंसर लिख के चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूचना का छिपाव यानी कि सार्वजनिक पहुँच और भागीदारी को बाधित करता है।
तो इसीलिए तो आरटीआई लाया गया था। तो इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, तो इसको आप आरटीआई के माध्यम से इसको यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, और इसको इसलिए अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए और अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचना कीजिए। कौन कौन से कारक हैं जो अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो तर्कसंगत व्याख्या करनी है आपकी, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, आपके लिए क्या है वो 2-3 पॉइंट उनको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट है, सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता। देखिए यहाँ पे ये जैसे ऐसी टर्मिनोलॉजी है ना, तो सिलेबस में जितने भी टर्मिनोलॉजी दे रखी है उनको अच्छे से डिफाइन करें अपने मतलब नोट्स में। उसके बाद में उसका एक रियल एग्जाम्पल लिखें, अपना खुद का एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका आंसर दूसरों से अलग हो जाएगा। जब लिखेंगे तो ऐसे नहीं लगेगा कि इनसे रटाया आपने ये कॉपी पेस्ट किया है आंसर। तो वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। यहाँ पे इसलिए तो लिखा था भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक वृद्धि की भूमिका की व्याख्या करना है। अब देखिए इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में यहाँ पे बताना, किसके लिए, ये गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दोनों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंसी क्यों आवश्यक है इसके बारे में बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस की क्या वो है। मतलब कभी होता क्या है कि कई जगह अब आपका एक मतलब एक पॉजिटिव लोगों में एटीट्यूड बना हुआ है आपको लेकर, मतलब एक अच्छे सिविल सर्वेंट को लेकर, तो लोग उसकी बात सुनते हैं। फिर या कोई पॉलिटिशियन हो गया उसकी बात सुनते हैं, अगर वो अच्छा ईमानदारी से काम करता है तो, या कोई धार्मिक नेता है उसकी बात सुनी जाती है। ठीक है, तो अब इसमें सिविल लोक प्रशासन में इसकी मतलब क्या भूमिका है, वो इसका इंपॉर्टेंस बताना है। उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना, तो इसलिए कहते हैं कि भाई उदाहरण भी निकालते चलो। अगर कोई अच्छा मतलब डीएम का कोई कार्य किया गया है, मतलब नेशनल लेवल पर कहीं भी स्टेट में, तो उसको लिख सकते हैं आप। तो ऐसे एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं, बाकी रटाए को लिखने का प्रयास ना करें। नेक्स्ट सेक्शन हमें देखिए हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में जब कोई मेंस का हम एग्ज़ाम आएगा पास में, तो डिटेल से इनको टॉपिक वाइज हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे क्या इमोशनल इंटेलिजेंसी है, ये क्या है, ठीक है, और ये कैसे मतलब डेवलप होती है, किस तरीके से मतलब इसमें जो है परिवर्तन आता है, और ये क्यों आवश्यक है, आवश्यकता क्यों है इसकी, तो सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एटीट्यूड क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे चेंज किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम जो है रियल एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करेंगे। जैसे क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इसका मतलब स्वस्थ भारत तभी होगा जब आप स्वच्छ रखेंगे। ठीक है, हम दो हमारे दो, तो इसके नारों के स्लोगन का क्या मतलब होता है, तो हम जब स्पेशली डिस्कस करेंगे इसके पेपर के लिए, तो हम सारी चीज़ों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यानी कि एथिकल गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो जो भी पॉइंट यहाँ पर जीएस 4th पेपर में दे रखे हैं उनको आपको लिखना है, डिफाइन करना है अपने वर्ड्स में, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर अगर डिफाइन किया गया है, किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया हुआ है उसको, तो वहाँ से आपको डेफिनेशन निकालनी है, अपनी नहीं बनानी है। अपनी बनानी तो लेकिन हाँ पहले उसको ऐसा नहीं कि पहली बार वहीं पर जाके बना रहे हैं आप, पहले आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो उसमें लिखें, तो लिखने का ठीक ठाक दिखाई दे, रेस्पॉन्स अच्छा है तो फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, या किसी सीनियर को दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके सर में इसकी ये मैंने बनाया इंट्रोडक्शन की मतलब डेफिनेशन है इसकी, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा ना हो कुछ अलग ही दुनिया की डेफिनेशन बन जाए आपकी, है ना। तो उसको पहले ही बना लें, उसके बाद में वहाँ पर बनाने की कोशिश ना करें आप एग्जाम हॉल में। तो उदाहरण और हर चीज़ का एक उदाहरण अपना सेट करें। नेक्स्ट है, सार्वजनिक नीतियाँ बनाते समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए और उन नीतियों को लागू करते समय उसमें संभावित अनपेक्षित परिणामों को अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो बताइए, अगर आप असहमत हैं तो बताइए। फिर आप मतलब किस चीज़ पे आप दोनों कंडीशन आप रख सकते हैं कि अगर ये इस तरीके से ये किया है तो ये परिणाम होगा, इसका ये किया है तो ये परिणाम होगा। तो उसके बाद में अपना जो है युक्त आप उत्तर प्रमाण पत्र के साथ में दे सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, क्या भगवद गीता लोक सेवकों को नैतिक मार्गदर्शिता हो सकती है? तो आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ों में। जैसे कुछ सिविल सर्वेंट ऐसे होते हैं भाई, वो मतलब अच्छा काम करते हैं, उसके बाद में उन्हें जो है मतलब गवर्नमेंट जो है सराहती नहीं है ना, तो उनके और उल्टे उनके खिलाफ जो है दंड देने का प्रयास किया जाता है। तो आपको भगवद गीता क्या सिखाती है कि भाई कर्म करे जाओ और फल की चिंता मत करो। ठीक है ना,
तो अब यह है कि सिविल सेवा का काम करना है, कार्य करना और जनता की भलाई का सोचना। आपको बिल्कुल परिणाम की चिंता नहीं करनी भाई, गवर्नमेंट आपको अप्रिशिएट कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है ना। तो अब बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप जो है भगवद गीता से सीख सकते हैं और यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट है नीति शास्त्र में मानव कर्म से आप क्या समझते हैं, तो ह्यूमन एक्शन से आप क्या समझते हैं नीति शास्त्र में, वो आपको यहाँ पे बताना है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना करनी है आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है राजीव एक आदर्शवादी है और उसका विश्वास है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। एक दिन वह सरकारी नौकरी के लिए ये साक्षात्कार देने यानी कि इंटरव्यू देने जा रहा था। सड़क पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े हुए देखा, मतलब और जो सहायता की मांग कर रहा था। कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया, तो राजीव घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया और उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन इस कारण उसे सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर खो दिया। उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए। देखो भाई, अब राजीव ने निर्णय क्या लिया ये तो राजीव जानता है, लेकिन भाई आप निर्णय क्या लेते या जो बेहतर निर्णय है वो क्या लिया जा सकता था, तो उस कंडीशन में आप जो है यहाँ पे मतलब बताएंगे कि राजीव का निर्णय क्या लिया था, तो ये तो बताना ही है आपको। दूसरी चीज़ ये बतानी है आपको, मिडिल पाथ भी अपनाना भाई, अपनी नौकरी भी नहीं जाए और दूसरा ये कि राजीव का काम भी हो जाए। जैसे क्या कि भाई मैं अपने ड्राइवर को भेज देता, मैं जिस गाड़ी से जा रहा था उसमें, अब यहाँ पर कहीं भी ये डिफाइन नहीं है कि भाई राजीव कहाँ पे, क्या गाड़ी पे जा रहा था, प्लेन में जा रहा था, पैदल जा रहा था, अभी ये तो डिफाइन नहीं किया गया ना। तो आप ये बोल सकते हो कि मैं राजीव को मतलब अपने ड्राइवर के साथ में गाड़ी लेके वहाँ पे भेज सकता था और मैं खुद जो है इंटरव्यू के लिए निकल जाता, या फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट करा के है ना उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देता, या फिर अपने किसी दोस्त को यहाँ पे दोस्त को बुलाकर यहाँ पे उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचाकर मैं इंटरव्यू देने के लिए निकल सकता था। तो और जो रास्ते हो सकते थे आप उसको सुझा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके मतलब मैं जो आप सोचें कि भाई मैं थोड़ा सा बड़ा मतलब समाज सेवी आदमी हूँ, मैं पहले राजीव को जिंदा करके जाऊँगा, तो भाई ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता कि भाई थोड़ा दिखावटी टाइप का है। तो ये तो कुछ रटाया क्वेश्चन है, बार बार जो पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, हर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बार बार नजर आते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है जो चल रहा है कई साल से। तो अब तक तो इसका बहुत अच्छे से आंसर भी आ गया मार्केट में, तो अब तो कमीशन को भी इसका चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट है लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं भाई। दूसरा उपयुक्त उदाहरण के साथ में समझानी है, हर चीज़ उपयुक्त उदाहरण के सामने समझानी है। तो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक लाइफ, देखिए पब्लिक लाइफ और प्राइवेट भाई अपनी खुद की निजी लाइफ, अब दोनों में अंतर होता है भाई। अब ऐसे नहीं कि आप जो है मतलब सरकारी गाड़ी पे आप मौज मस्ती करते घूम रहे हैं भाई, सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी का सही उचित उपयोग किया जाना चाहिए भाई, है ना। तो इसको आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते थे इस आंसर को। नेक्स्ट वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक व नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे। तो भाई सोशल मीडिया के आप भी जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यूज़ हैं। जैसे कि अभी क्या है कि निर्वाचन आयोग ने खुद प्लेटफॉर्म मतलब सोशल साइट का यूज़ किया है वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित करने के लिए, वोट डालने के लिए। तो सोशल साइट्स के कई पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ हैं, आप यहाँ पर उनको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमज़ोर व बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक व भयानक है, ठीक है ना। तो इसको बताना था आपको, दोनों चीज़ें इसका तंत्र आप क्या समझते हैं, दोनों के बारे में आपको डिटेल से बताना था और समझाना था। नेक्स्ट है लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। जाहिर सी बात भ्रष्टाचार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। भाई कोई आदमी लोक सेवक है तो जाहिर सी बात सरकारी तनख्वाह पर वो पल रहा है, तो भाई सरकारी तनख्वाह पर अगर पल रहा है तो जनता के लिए काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको कोई काम सौंपा गया है, आप उस काम को जो है 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में कर रहे हो, एक दिन का काम है वो, सपोज का कोई सर्टिफिकेट बनाना था किसी विकलांग व्यक्ति का, दिव्यांग व्यक्ति का, या फिर किसी महिला का, विधवा का, जो बेचारी परेशान है, तो वो आप काम कर नहीं दे रहे हो, तो एक तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हो ना, या आप फ्री में बैठ रहे हो, ठाली बैठ रहे हो, तो भ्रष्टाचार ही कर रहे हो टाइप का वो। तो इन चीज़ों से बचनी भाई। तो उसको आपको देखिए भ्रष्ट मेरे हिसाब मैं जो मेरी नज़र में लग रहा है वो आपको जो लग रहा है आप उसके हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सिविल सेवक परिवर्तन के ये प्रतिरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं और नई नीतियों तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं, ठीक है ना। और सर रणनीतियाँ आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो ये यहाँ पे तो होता क्या है कि यूपीएससी में तो 5-7 वहाँ पे केस स्टडी पूछी जाती, बट यहाँ पे केस स्टडी के नाम पे केवल 1-2 केस स्टडीज़ ही हैं। तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, जो भी मतलब फर्स्ट पेपर मतलब ये कि जो पार्ट दूसरा है मतलब, ठीक है,
केस स्टडी पे ज़्यादा ना फोकस करेंगे तब भी चल जाएगा आपका ये काम। तो ये देखिए हमने कम टाइम में पेपर डिस्कस किया है, मतलब ये आप क्वेश्चन डिस्कस किए पेपर के। पेपर जब डिटेल से डिस्कस करेंगे हम तब जब मेंस कोई भी पास में होगा, चाहे राजस्थान का हो, बिहार का हो, या फिर मतलब आपको यूपी का हो, या फिर यूपीएससी का हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।